हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, मैं विमल चौधरी एक बार फिर से आप सभी के लिए इंजीनियरिंग फिजिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर आइंस्टीन कोफिशिएंट्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। आज का जो हमारा टारगेट है इस टॉपिक के अंदर या इस वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, देन उसके बाद रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, देन उसके बाद रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, एंड इसके बाद हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन्स कोफिशिएंट्स यहाँ पर। ठीक है, तो ये आज का जो लेक्चर रहने वाला है ये छोटा सा डेरिवेशन की फॉर्म में रहने वाला है। तो लास्ट तक पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये रिलेशन जो है आइंस्टीन कोफिशिएंट का पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो देखेंगे इसको वन बाय वन एक एक चीज़ करके समझेंगे। फिलहाल चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जो प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो पसंद आया करे तो लास्ट में लाइक जरूर करा करें और कमेंट करके जरूर बताया करें कैसा लगा, और दोस्तों को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। आज का जो ये लेक्चर है थोड़ा सा फिर से वही डेरिवेशन की फॉर्म में है, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डेरिवेशन पहले से नोट डाउन कर लिया है ताकि मैं आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, या ये समझ लीजिए कि मैं ज़्यादा एनर्जी आपको एक्सप्लेन करने में लगा सकूँ ताकि मैं लिखने में नोट करने में टाइम वेस्ट ना करूँ, क्योंकि उसमें भी टाइम वेस्ट होता है एक तरीके का, तो वो आपका टाइम बच जाता है इतना। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, यानी कि एब्जॉर्प्शन का जो रेट है वो हम यहाँ पर बात करेंगे। तो एक्चुअल में जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है उसको अगर मैं बात करूँ तो द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट एंड डेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। दैट मीन्स ये हमने क्या देखा था, जो एब्जॉर्प्शन था एक्चुअल में एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या होता है कि मैंने कल आपको बहुत अच्छे से इसमें लेजर वाले जो लेजर वाला हमारा ये यूनिट चल रहा है, जो पहला लेक्चर कल गया था लेजर का इससे पहले, तो उसमें बहुत अच्छे से आपको लेजर के बारे में बताया, और ये तीनों केसेस मैंने बताए, एब्जॉर्प्शन भी और दोनों एमिशन भी, स्पॉन्टेनियस भी और स्टिमुलेटेड भी, बहुत अच्छे से समझाएं। एक बार वो लेक्चर देखिएगा, देन उसके बाद ये वाला लेक्चर देखिएगा। मैंने बताया था कि कोई एटम हम अगर हमारा यहाँ ये दो स्टेट होती है, एक ग्राउंड स्टेट कह लीजिए या लोअर स्टेट कह लीजिए, ये हमारी अपर स्टेट होती है। इसमें लोअर एनर्जी के एटम या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें हायर एनर्जी के एटम या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि जब लोअर एनर्जी है तो वो यहाँ पर है, जब हम उनको एनर्जी देते हैं किसी ना किसी फॉर्म में, तो जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं देन उसके बाद वो एक्साइटेड स्टेट इसको हम बोल देते हैं या अपर स्टेट में मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है, ये कोई एटम है जो आपको दिख रहा है व्हाइट कलर का, इस पे हमने क्या किया, एक इंसिडेंट फोटोन इंसिडेंट किया, यानी कि फोटोन एनर्जी इसको दी, तो इसने एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुंच गया, एक्साइटेड स्टेट या अपर स्टेट में। इसको मैं E1 से डिनोट कर सकता हूँ इसकी एनर्जी को E2, या इसको मैंने 1 से और इसको 2 से डिनोट कर लिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया। अब मैंने रेड कलर का इसलिए बना दिया ताकि ये एक्साइटेड हो चुका है, इसके पास एनर्जी आ चुकी है, तो एनर्जी है इसके पास, तो ये यहाँ पर है। तो ये जो प्रोसेस है, यहाँ से इसने फोटोन एनर्जी एब्जॉर्ब करी और ये कहाँ पहुंच गया, एक्साइटेड स्टेट में। तो ये क्या होता है, हमारा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है। तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो एक्चुअल में क्या, या अगर मैं इसके रेट की बात करूँ एब्जॉर्प्शन की, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यहाँ पर, और जो फोटोन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसकी डेंसिटी कितनी है। दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ, अगर रेट की यहाँ पर बात चल रही है कि रेट कितना है, तो अगर रेट को मैंने 1 2 R कैपिटल R 1 2 से डिनोट कर लिया। 1 2 मतलब 1 क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट 1, और 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट 2, यानी कि स्टेट 1 से स्टेट 2 तक जाने के लिए जो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की उसका रेट कितना है, या रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना है, मान लिया वो प्रोपोर्शनल होगा N1। N1 क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, हमारे जो ग्राउंड स्टेट है इस पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो क्या हुआ हमारा R12 जो है ये प्रोपोर्शनल हो गया किसके, N1 के, क्योंकि N1 पर डिपेंड कर रहा है, और N1 क्या है हमारा नंबर ऑफ एटम, और साथ में किस पर डिपेंड कर रहा है कि कितनी जो एनर्जी फोटोन एनर्जी जो है उसकी डेंसिटी, यानी कि जो फोटोन या इंसिडेंट लाइट जो है, लाइट की फॉर्म में ये फोटोन, तो ठीक है, जो लाइट है वो इंसिडेंट जो हो रही है उसकी एक्चुअल में डेंसिटी कितनी है, तो डेंसिटी को हमने रो वी से डिनोट कर लिया, तो R12 जो है वो फिर से प्रोपोर्शनल हो गया किसके, रो वी के, जहां पर रो वी क्या है, डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी कि जो लाइट इस पर इंसिडेंट हो रही है फोटोन्स की फॉर्म में, या जो फोटोन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी एक्चुअल में डेंसिटी कितनी। ठीक है, दोनों के प्रोपोर्शनल हुआ, तो जब हम दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या बनेगा हमारा, R12 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N1 एंड या इनटू रो वी, यानी कि डेंसिटी। अब जब हम ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे, तो जब भी हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं वहाँ किसी भी वैल्यू में, किसी भी फॉर्मूला में, तो हम वहाँ से जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो वहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, जो हमने यहाँ पर क्या लगाया है, क्या यूज़ किया है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट R12 इक्वल टू कितना हो गया, B12, ये B12 क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है किसका, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन का, यानी कि ये एब्जॉर्प्शन का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है,
ये बात समझ में आ गई। और साथ में N1 है और इंटू रो वी, इसे हमने मान ली इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हमने देख लिया, यानी कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता तो आपको आई थिंक समझ में नहीं आता, थोड़ा सा डाउट रहता, तो इसलिए मैंने इसको ब्रेक करके बता दिया। जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो एक्चुअल में डिपेंड करता है हमारे नंबर ऑफ एटम्स पर और साथ में डिपेंड करता है डेंसिटी पर, ठीक है। अब ये जब दोनों कंबाइन करें तो ये फॉर्मूला हमारा बना, तो जब हमने प्रोपोर्शनल हटाया तो वहां पर B12 ले लिया। 1-2 का मतलब वही रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट 1 से 2 पर, क्योंकि एटम जब कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो 1 से 2 पर जाता है, यानी कि कहां पर पहुंच जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। तो ये वाला आपको रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन समझ में आ गया होगा। आगे चलता हूं मैं, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन की अगर मैं बात करूं, तीनों को पहले देखते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन की अगर मैं बात करूं तो इस केस में क्या होगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या होता है कि पहले से हमारा एक्साइटेड स्टेट में एटम है और वो एनर्जी लॉस करके अपनी कहां पर आएगा, फिर से लोअर या ग्राउंड स्टेट में आएगा, और वो एनर्जी किस फॉर्म में यहाँ पर एमिट करेगा या लॉस करेगा, फोटोन्स की फॉर्म में या लाइट की फॉर्म में, ठीक है। और वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में लाइट को एमिट कर सकता है। जो हमारा एलईडी होता है एक्चुअल में एलईडी इसी पर वर्क करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन की अगर हम रेट की बात करें तो इसमें किस पर डिपेंड कर रहा है, सीधा सीधा कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे एक्साइटेड स्टेट में हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट, उस पर डिपेंड कर रहा है हमारा क्या, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस एमिशन। फिर से वही, इसको मैंने 1 मान लिया, यानी कि स्टेट 1 हो गई नीचे वाली और ऊपर की हो गई 2, और इनकी एनर्जी जो हो जाती है इसकी E1 हो जाती है और इसकी हम E2, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। तो ये एनर्जी स्टेट 1 है और ये 2, तो 2 से 1 पे आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने इस बार क्या करा, रेट यानी कि R21 लिख लिया और साथ में ब्रैकेट में स्पॉन्टेनियस के लिए SP डॉट करके लिख लिया, ताकि स्टिमुलेटेड में भी मैं R21 ही लिखूंगा, क्योंकि उसमें भी एक्साइटेड स्टेट से नीचे आते हैं एटम, तो वहां पर भी 21 लिखूंगा, लेकिन वहां पर ST लिख लूंगा। यहाँ पर SP लिख लिया ताकि ये किसके लिए है, स्पॉन्टेनियस के लिए, ठीक है। तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया या किस पर डिपेंड कर रहा है, N2, यानी कि N2 क्या है एक्चुअल में हमारे नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट। तो ये क्या हो गया हमारा, नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ये हमारा N2 हो गया। अब जब इस प्रोपोर्शनल को हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो कांस्टेंट क्या लगा दिया मैंने, A21, क्या लगाया, A21। 21 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 से 1 पर आना है, ठीक है, सेकंड स्टेज से फर्स्ट स्टेज पर आ रहे हैं एटम हमारे, तो इसलिए 21 यहाँ पर लिखा। और N2 हमारा क्या हो गया, N2 हो गया नंबर ऑफ एटम्स इन सेकंड स्टेज या 2 स्टेज या एक्साइटेड स्टेज या अपर स्टेज, ठीक है। तो R21 यानी कि एक्चुअल में कितना हो गया, स्पॉन्टेनियस के लिए रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस कितना हो गया हमारा, A21 इंटू N2, और इसे मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। तो ये क्लियर हो गया आपका रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं आपकी रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, अगर रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होता है कि स्टेज सेकंड से स्टेज 1 में आना है, यानी कि ये 1 है और ये 2 है, इसकी एनर्जी E1 है और इसकी एनर्जी E2 है। तो यहाँ से एटम्स हमारे नीचे आएंगे और उसी फॉर्म में फिर से एनर्जी को अपने रिलीज करेंगे लाइट की फॉर्म में। तो इसके रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर फिर से 2 टाइप या 2 केसेस पर डिपेंड कर रही है हमारे रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। क्या क्या, एक तो अगर मैं बात करूं फिर से वही जो हमारा पीछे भी है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं हमारे एक्साइटेड स्टेज में, एक्साइटेड स्टेट में या जो अपर स्टेट है हमारी उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स उन पर डिपेंड करेगा, और साथ में किस पर करेगा, जो हमारा डेंसिटी है, यानी कि जो फोटोन इसने यहाँ पर एब्जॉर्ब किए उसकी जो डेंसिटी है, या लाइट जो एब्जॉर्ब की है उसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है। तो इसलिए मैंने क्या करा, यहाँ पर अलग अलग दिखाया कि R21 किससे रिप्रेजेंट करा, 2 से 1 में आना है, ठीक है। प्रोपोर्शनल हो गया N2 के, ये N2 क्या हो गया हमारा नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट, एंड R21 स्टिमुलेटेड प्रोपोर्शनल टू द, वही फिर से डेंसिटी हमारी यहाँ पर हो गई। अब ये दोनों को जब मैंने मिलाया तो फाइनली हमारा क्या बना, दैट इज R21 स्टिमुलेटेड प्रोपोर्शनल टू द N2 रो वी। अब जब ये मैंने प्रोपोर्शनल यहाँ से हटाया तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर मैंने लगाया, तो इसको मैंने क्या ले लिया, उसको A21 ले लिया स्पॉन्टेनियस में, तो A21 ले लिया, उसको अलग करने के लिए फिर से क्या ले लिया, B21 ले लिया, रहेगा 21 ही, क्योंकि 2 से 1 में हम यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन का रेट हो गया। R21 स्टिमुलेटेड के लिए कितना हो गया, B21 इंटू रो वी इंटू N2। तो ये तीनों इक्वेशन हमारी बन गए। अब इन इक्वेशन को हमें लेके चलना है और हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है अपना, जो हमारा आइंस्टीन कोफिशिएंट्स हैं या जो भी चीज़ें यहाँ पे निकल के आती हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो वीडियो पसंद आ रही है ना तो लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो पीडीएफ नोट्स कैसे प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो मैंने एक वीडियो बना दिया है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एक बार उसको देख लीजिएगा। हाउ वी कैन गेट पीडीएफ नोट्स, आपको पता लग जाएगा किस तरह से पीडीएफ नोट्स।
और अगर फिर भी कोई और डाउट होता है तो स्क्रीन पे एक यहाँ पर आपके नीचे नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, व्हाट्सअप ही कीजिएगा बस केवल उस पर, और आपको वहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। बाकी आप ऐप भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, सक्सेस क्लासेस एजुकेशन के नाम। अब मैं बात करता हूँ रिलेशन की, किसके किसके बीच में, हमारे जो आइंस्टीन कोफिशिएंट्स हैं। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करूं तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारा रेट होगा एब्जॉर्प्शन का वो इक्वल होगा रेट ऑफ एमिशन का, यानी कि जो एब्जॉर्ब करने का रेट है वही किसके इक्वल होगा, एमिट यानी एमिशन का जो रेट होगा। तो यही मैंने लिख दिया कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल टू रेट ऑफ एमिशन अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। तो जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो कितना R12 है, ठीक है, और रेट ऑफ एमिशन कितना है, स्पॉन्टेनियस प्लस स्टिमुलेटेड दोनों, यानी कि स्पॉन्टेनियस में R21 स्पॉन्टेनियस प्लस R21 स्टिमुलेटेड, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 है तो वो वाली वैल्यूज यहां पर पुट कर दो। तो यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी की जो इक्वेशन की वैल्यू थी वो पुट कर दी। R12 की जो वैल्यू थी B12 N1 रो वी, ये पुट करा यहां पर, इक्वल टू R21 स्पॉन्टेनियस का A21 N2 और प्लस R21 स्टिमुलेटेड का B21 N2 रो वी। तो यहां तक क्लियर हो गया है। अब यहां से मैंने क्या करा, जो रो वी वाली डेंसिटी वाले जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लिया, यानी कि ये वाली जो टर्म्स है इसको मैं इधर की तरफ ले आया। तो ये वाली तो एज इट इज B12 इंटू N1 रो वी, और माइनस जब ये प्लस का इधर आके माइनस का हुआ तो B21 N2 रो वी, और इक्वल टू ये वाली टर्म एज इट इज A21 N2, ये वाली टर्म एज इट इज, ठीक है। अब यहां से मैंने क्या किया, रो वी कॉमन ले लिया यहां से, और यहां से मैंने क्या करा, रो वी कॉमन ले लिया, रो वी कॉमन लिया तो यहां पर क्या बचा, B12 N1 B12 N1, और यहां से माइनस B21 N2 B21 N2 पर इक्वल टू ये वाली टर्म एज इट इज है यहाँ पर, ठीक है। अब यहां से रो वी फाइंड कर लो तो ये वाली टर्म इधर जाएगी तो अपॉन में चली जाएगी। तो यानी कि रो वी जब वहां से मैंने कैलकुलेट किया, डेंसिटी फाइंड की, तो कितना हो गया A21 N2 पर एज इट इज, और नीचे ये वाली टर्म जो ब्रैकेट में आपको दिख रही है ये सारी की सारी टर्म इधर नीचे आ गई डिवाइड में। क्लियर, सिंपल सी कैलकुलेशन है एकदम। अब यहां पर मैंने क्या किया, नीचे वाली टर्म में से B21 N2, ये जो माइनस के बाद वाली टर्म दिख रही है पूरी टर्म मैंने कॉमन ले ली। तो जब मैंने नीचे से कॉमन ली तो B21 इंटू N2 तो मेरा बाहर आ गया ये वाली टर्म, और इसके अपॉन में ये वाली टर्म आ गई, ये वाली तो ऊपर तो एज इट इज है B12 इंटू N1 B12 इंटू N1 अपॉन में, जब ये कॉमन लिया है तो ये अपॉन में आ गया डिवाइड में B21 इंटू N2, ठीक है, और माइनस माइनस का साइन है हमारा 1 एज इट इज। ये वाली टर्म मैं फिर से आपको लिख के दिखा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्या है कि रो वी हमारा है, मैंने क्या करा, ऊपर तो A21 इंटू N2 एज इट इज है, ठीक है, नीचे क्या करा मैंने B21 N2 कॉमन ले लिया, B21 और N2 मैंने जब कॉमन लिया तो यहां से क्या बना, अंदर ये वाले टर्म तो एज इट इज है B12 और N1, ये वाली टर्म एज इट इज, और जब ये बाहर ली तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा इधर, तो ये क्या हो गया अपॉन में B21 और N2, कितना हो गया N2, ये अपॉन में आ गया, और माइनस के 1 मेरा एज इट इज है, माइनस के 1 यहाँ पर मैंने एज इट इज लिख दिया क्योंकि ये टर्म तो मैंने बाहर ले ली कॉमन, तो ये हो गया। अब जरा यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने क्या देखा, ये N2 से ये वाला जो N2 है इससे N2 से N2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। तो अब यहाँ पर क्या बचा A21, तो A21 अपॉन में B21 और ये वाली टर्म जो अंदर वाली टर्म है वो एज इट इज मैंने लिख रखी है। इसे इक्वेशन नंबर मान ली मैंने 4, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, चले आगे की तरफ। अब चलिए ठीक है आगे चलते हैं। अब हमने क्या करा, ये चीज तो अभी मैं इक्वेशन नंबर 4 को भी लूंगा, लेकिन हम पहले पहुंचते हैं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पर। ये हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़े हैं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये हमें दो यूज करने हैं। तो अगर मैं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बात करूं तो वो क्या कहता है कि N2 अपॉन N1 इक्वल टू E टू द पावर माइनस E2 माइनस E1 अपॉन KT, ठीक है। अब मैंने ये N2 अपॉन N1 कर रखा है, तो मैं क्या करूं, इसको मैं थोड़ा सा दोबारा से लिख देता हूं, चलो इसको इरेज करके यहाँ से ये वाली इक्वेशन फिर समझ में आ जाएगी। मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पर देखो N2 अपॉन N1 है तो मैं इसे N1 अपॉन N2 कर लेता हूं, इसको उल्टा कर देता हूं N2 अपॉन N1, तो ये E है तो 1 अपॉन E हो जाएगा, E की पावर माइनस में है तो ये 1 अपॉन E की पावर में हो जाएगा, यानी कि जब मैं उसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया E की पावर E2 माइनस E1 और अपॉन में क्या हो गया KT। अब ये जो E2 माइनस E1 है ये किसके इक्वल होता है, h न्यू के इक्वल होता है, तो हमने इसको क्या लिख दिया, h न्यू लिख दिया यहाँ पर, अपॉन में लिख दिया KT, और ये प्लस साइन क्यों हो गया माइनस का, क्योंकि N2 अपॉन N1 था, इसे N1 अपॉन N2 कर दे। अब ये जो N1 अपॉन N2 है,
अब जरा इसे इक्वेशन नंबर मैंने कौन सी मान ली, 5 इक्वेशन नंबर 5 मान ली। अब ये n2/n1 है, ये देखो यहाँ पर हमने जो लिया था ये वाला n1/n2 है ना, ये n1/n2 इसकी जगह पर वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। कहाँ से, इक्वेशन नंबर 5 से। तो n2/n1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 से इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, 4 में पुट करेंगे तो क्या होगा, रो v इक्वल टू a21/b21, यानी कि a21/b21 मैंने एक साइड कर लिया और 1 अपॉन ये वाली टर्म एक तरफ कर ली। तो इसमें b12/b21 और n1/n2 की जगह पर मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी e⁻h - kt, और साथ में फिर ये माइनस का 1 है, साथ में ये माइनस का 1 है, तो ये माइनस का 1 मैंने क्या करा यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 6। अभी इक्वेशन नंबर 6 बन गई, इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, हम ये मान लेंगे कि जो b12 है और b21 है ये एक्चुअल में क्या है हमारे, ये b12 जो है ये हमारा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन में हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, और ये किस में था, स्टिमुलेटेड वाले केस में। तो अगर हम ये मान लें कि दोनों इक्वल मान लें, यानी कि जो एब्जॉर्प्शन वाला था और स्टिमुलेटेड वाले जो थे दोनों अगर ये इक्वल हो जाते हैं, वैन जब हमारे क्या है b12 इक्वल टू b21 हो जाते हैं, तो जब दोनों इक्वल होंगे तो ये 1 हो जाएगा। जब ये 1 हो जाएगा तो क्या बनेगा, रो v इक्वल टू a21/b21 एज इट इज, इनटू में 1 ऊपर एज इट इज और अपॉन में ये तो 1 हो गया, तो ये वाली टर्म बचेगी e की पावर वाली और -1, तो e⁻h/kt और -1 हमारा एज इट इज आ गया। तो ये इक्वेशन बन गई। अब हमें पता है प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं तो क्या कहता है, रो v इक्वल टू कितना होता है 8πh³ अपॉन c³ इंटू 1/e⁻h/kt -1। ये इक्वेशन नंबर मैंने 7 मान ली, ये 6 थी। फिर जो इक्वेशन नंबर 7 मानी ना, ये हमने पहले कर रखी है किसमें, यूनिट 1 में हमने डेरिवेशंस में किया है, ये वाला प्लैंक कांस्टेंट वाला, ठीक है, वहां पर पूरा डेरिवेशन भी किया था इसका। अब ये जो इक्वेशन नंबर 7 है और ये जो इक्वेशन नंबर 6 है, ये जो इक्वेशन नंबर 6 है, नहीं बल्कि इक्वेशन नंबर 6 ये नहीं मानेंगे हम, ये नहीं कंसिडर करेंगे, तो और किसको मानेंगे, इक्वेशन नंबर 6 ये है हमारी। तो इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 6 को जब हम कंपेयर करेंगे तो देखो क्या है, रो v ठीक है, ये वाली जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ये वाली और ये वाली टर्म बिल्कुल ठीक है, तो यानी कि a21/b21 की जगह पर ये वाली टर्म है, तो यही मैंने लिख ली a21 इक्वल टू अपॉन b21 इक्वल टू कितना हो गया 8πh³ अपॉन c³। तो यहां से हमने क्या देखा, 8 हमारा कांस्टेंट हो गया, पाई हमारा कांस्टेंट हो गया, h हमारा प्लैंक कांस्टेंट हो गया, c हमारा स्पीड ऑफ लाइट होगी, तो बचा क्या, वेरिएबल कौन सा है यहाँ पर, न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो यानी कि जो a21/b21 है ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी के क्यूब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और यही हमारा रिलेशन होता है, या आइंस्टीन कोफिशिएंट्स का यही हमारा यहाँ पर रिलेशन होता है, कितना, a21/b21 प्रोपोर्शनल टू द न्यू क्यूब। तो बस यही हमें प्रूव करना था, तो यही हमारा आज का लेक्चर था और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये जो टॉपिक हमने करे हैं ये वाला जो n1/n2 ये वाले जो हमने लिए हैं प्लैंक बोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा लॉ है, यहाँ से हमारे न्यूमेरिकल बनते हैं एग्जाम में। तो एक वीडियो और आएगा इसके बाद, अभी लेजर का जो हमारा टाइप्स ऑफ लेजर का होगा, दोनों टाइप के हम लेजर वहाँ पर डिस्कस करेंगे। सॉलिड स्टेट में जो हमारा है रूबी लेजर और जो हमारा गैस लेजर में हमारा हीलियम और नियॉन लेजर है, उन दोनों को डिस्कस करके देन उसके बाद एप्लीकेशन डिस्कस करके हम बात करेंगे न्यूमेरिकल की, और ये वाली यूनिट यहाँ पर फिर कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपने टाइप्स ऑफ लेजर के साथ, और बहुत जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। ओके, थैंक यू।